तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है शाओ और येन के साथ, जो कि कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने गए होते हैं। फोटोग्राफर कहता है, आखिर आप लोग इतना दूर क्यों खड़े हैं? क्या आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं है? तो शाओ और येन एक दूसरे के नजदीक आते हैं। शाओ सोचती है कि अगर मुझे 20,000 की जरूरत ना होती तो मैं कभी ऐसे किसी स्ट्रेंजर बंदे के साथ शादी न कर रही होती। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाती है कि शाओ स्कूटी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर उसके घर में उसके डैड को कुछ लोग मार रहे होते हैं। शाह जैसे यहाँ पर पहुंचती है तो वो लोग उसे भी मारते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने हमसे 20,000 उधार लिया था, तो अगर 3 दिन में तुमने हमें ये पैसे दी नहीं तो हम तुम्हारे डैड को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा बोलकर ये गुंडे यहाँ से चले जाते हैं और फिर शाह के डैड उसे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। तो शाह अपने डैड से कहती है कि डैड अगर आप मुझे बेचेंगे भी ना तो भी आपको 20,000 नहीं मिलने वाले। फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और शाह हमें बताती है कि आखिरकार उसे 20,000 में बिकना ही पड़ा। फोटोग्राफर लास्ट बार ही पूछता है कि क्या सच में आप लोग ये टोपी और चश्मा पहनकर ही फोटो खिंचवाना चाहते हैं? तो येन सोचने लगता है कि अगर मेरे ग्रैंडपा ने मुझे शादी के लिए फोर्स ना किया होता तो मैं कभी ऐसे स्ट्रेंजर लड़की से शादी न कर रहा होता। अगर मैंने अपना फेस दिखा दिया तो मैं तो हॉट सर्च पे आ जाऊंगा और सबसे पहली न्यूज मेरी ही बनेगी। शाओ सोचती है कि उन गुंडों ने मेरे फेस पे मार कर मेरा मुंह सुजा दिए, तो ये फेस अभी मैं किसी को दिखा नहीं सकती, नहीं तो लोग डर जाएंगे। फिर ये दोनों फोटोग्राफर को मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऐसे ही फोटो खिंचवाने के लिए हाँ बोल देते हैं। और फिर सर्टिफिकेट लेने के बाद येन शाओ को अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसमें 20,000 है, जैसा कि हम दोनों के बीच की फेक मैरिज की डील हुई थी। और याद रखना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमें 1 साल बाद डिवोर्स लेना है, तो लाओ मुझे अपना नंबर दे दो। फिर दोनों ही नंबर सेव कर लेते हैं। फिर इसके साथ ही 1 साल बीत जाते हैं और शाओ अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करने गई होती है, जहाँ पर इन लोग को कोई गेस्ट का वेलकम करना होता है। शाओ की फ्रेंड जी उसे बता रही होती है कि यहाँ पर वो फेमस एक्टर येन आने वाला है और आज मैं उससे कैसे भी करके ऑटोग्राफ लेके रहूंगी। शाओ पूछती है कि आखिर ये येन कौन है, तो जी बताती है कि तुम्हें येन के बारे में नहीं पता? वो इस साल का सबसे फेमस एक्टर है और उसकी मूवी बहुत हिट गई है। तभी वो एक्टर यहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देखने के लिए उसके सारे फैंस आगे भागते हैं। येन कार से बाहर निकलता है और तभी शाओ उसे देखते ही सोचती है कि ये बंदा बहुत ही हैंडसम है, तभी तो इसके इतने सारे फैंस हैं, लेकिन ये मुझे थोड़ा जाना पहचाना भी लग रहा है। अब तभी यहाँ पर शाओ को पीछे से फैंस लोगों का धक्का लगता है और वो येन के ऊपर गिर जाती है और तभी एक्सीडेंटली इन लोग की फर्स्ट केस हो जाती है। फिर ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं और रिपोर्टर्स बड़े खुश हो जाते हैं कि उन्हें इतनी अच्छी न्यूज़ मिल गई। यानी से चिल्लाता है कि क्या तुम अब उठोगी भी? फिर वो उठने जाती है तो गलत जगह पे हाथ रख देती है और फिर इस पर सभी लोग और शॉक हो रहे होते हैं। फिर इवेंट खराब करने की वजह से शाओ का बॉस उसे काम से निकाल देता है और फिर वो अपसेट होकर जा रही होती है और सोचती है कि आज मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। तभी रास्ते में शाओ एक ओल्ड मैन को देखती है जो कि कोई स्ट्रीट फूड खरीदना चाह रहे होते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे और वो कहते हैं कि उनका ग्रैंडसन अभी यहाँ पर उन्हें पिक करने आएगा तो वो पैसे दे देगा। पर शॉप का बॉस उन्हें भिखारी समझ के दूर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर शाओ उस ओल्ड मैन के पास पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि ग्रैंडपा क्या आपको भूख लगी है, तो ये लो आप मेरा टिफिन खा लो। फिर शाओ का खाना ग्रैंडपा को बहुत ही पसंद आता है और वो उससे पूछते हैं कि लड़की क्या तुम कोई शेफ हो? तो शाओ कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, और उल्टा आज तो मेरी जॉब चली गई और अब तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो ग्रैंडपा शाओ से उसका नाम पूछते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जल्द ही तुम्हें एक जॉब मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान यहाँ पर अपनी ग्रैंडपा से कहता है कि अगली बार आप बाहर जाना तो याद से मोबाइल लेकर जाना, आपने तो मुझे सच में डरा ही दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये छोड़ो, मुझे अभी तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आज मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की से मिला था जिसकी कुकिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी और साथ ही वो बहुत ही ब्यूटीफुल भी थी और उसका नाम शाओ था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को अपनी कंपनी में अपनी असिस्टेंट की जॉब दे दो, क्योंकि वो लड़की पर्सनली बहुत ही अच्छी है और मैं तो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी बना सकता हूँ। तो येन कहता है कि ग्रैंडपा आप फिर भूल गए, आप ही नहीं मुझे शादी के लिए फोर्स किया था तो ही मैंने शादी किया हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी है, तुमने अब तक अपनी वाइफ को मुझसे मिलवाया नहीं, इसलिए मुझे तो तुम पे शक हो रहा है कि तुमने कोई शादी करे ही नहीं हो और मुझसे झूठ बोले हो। तो येन सोचता है कि उस लड़की से शादी करके मुझे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 1 साल में उसने मुझसे बहुत पैसे लूट चुकी है, तो आखिर ऐसी गोल्ड डिगर लड़की से मैं अपने ग्रैंडपा को कैसे मिलवा सकता हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि येन को शाओ के डैड का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी बीमार है तो मुझे तुमसे उसके इलाज का पैसा चाहिए, तो जल्दी से मेरे अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर कर दो। फिर ऐसे ही करके वो बार बार येन को बीमारी के नाम पे पैसे मांगते रहते हैं और येन को लगता है कि वो लड़की उसे अपने डैड के जरिए पैसे मांगती है, इसलिए उसे बहुत ही गुस्सा होता है कि वो मुझे एटीएम मशीन समझती है, बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ जाए फिर मैं उसे डिवोर्स ले लूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपनी फ्रेंड जी के साथ होती है। तभी इतने में शाओ को येन का कॉल आता है, तो ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये क्या, मुझे अपने हस्बैंड का कॉल आ रहा है जो कि 1 साल बाद अब मुझे कांटेक्ट कर रहा है। फिर कॉल उठाती है तो येन से कहता है कि 1 साल हो गए हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ गया है, तो कल तुम डिवोर्स लेने के लिए 3 बजे टाइम पर कोर्ट पहुंच जाना।
तो ये कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो वो इसे रूडली कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम झूठ ना बोल रही हो। फिर शाओ को येन की कंपनी स्टार एंटरटेनमेंट से असिस्टेंट की जॉब के लिए कॉल आती है। तो ये कंपनी का नाम सुनकर ही खुश जाती है और फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए कंपनी पहुंचती है, जहाँ पर लिफ्ट में पहले से येन होता है और वो इसे देखते के साथ ही याद करता है कि ये तो वही लड़की है। फिर वो डर के लिफ्ट बंद करने की कोशिश करता है पर वो जल्दी से अंदर घुस जाती है और फिर शाओ भी येन को देखते के साथ ही पहचान जाती है कि तुम तो वही हो ना। तो येन कहता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो लेकिन आखिर ऐसे स्टॉकर कैसे हो सकती हो। तो शाओ कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं यहाँ पर कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो ये पूछता है कि आखिर किस चीज के इंटरव्यू के लिए। तो ये बताती है कि मैं लाइफ असिस्टेंट बनने आई हूँ। येन कहता है कि कौन पागल है जो तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाना चाहेगा, तुम तो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हो। तो ये कहती है कि आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, उस दिन मेरे साथ भी गलत हुआ था और मेरी जॉब चली गई थी। तो ये कहता है कि वो तुम डिजर्व करती थी। फिर ये बटन प्रेस करता है और इसे कहता है कि अब तुम बाहर जाओ। तो ये कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो इसे गुस्से में देखता है और जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है। तो ये कहती है कि अरे मेरा फ्लोर नहीं आया है, पर ये फिर भी इसे जबरदस्ती निकाले जा रहा होता है। तभी इतने में शाओ इसे बताती है कि रुको, लगता है मेरे कॉन्टैक्ट लेंस नीचे गिर गए। फिर वो अपने लेंस ढूंढने लग जाती है और वो तो उसे मिल जाता है पर उसका बाल गलती से इसके जेब में फंस जाता है। वो तो इससे बहुत डर जाता है और इसे दूर कर रहा होता है। तो ये कहती है कि ऐसा मत करो, मेरा बाल। फिर वो निकालने की कोशिश करती है पर निकलता ही नहीं है। तो ये कैची निकालती है और कैची देखकर येन की हालत खराब हो जाती है और वो उसे कहता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ मत करना, पर वो उसका नहीं बल्कि बस अपना बाल काटती है और येन डर के मारे चीखने लग जाता है। और जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो कंपनी के एम्प्लॉयज इन लोग को देखकर कुछ गलती समझ लेते हैं। और फिर उसके बाद येन शाओ को अपने ऑफिस में ले जाकर बात कर रहा होता है और बाहर एम्प्लॉयज खड़े होकर उसकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और बातें करते हैं कि येन जैसा फेमस बंदा जो कि आज तक किसी भी लड़की के क्लोज नहीं हुआ, हमने सोचे नहीं थे कि वो कंपनी में इस तरीके से रोमांस वगैरह करेगा। तभी येन दरवाजा खोलकर इन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग बहुत ही फ्री हो। तो वो लोग जल्दी से अपना काम करने भाग जाते हैं और फिर येन यहाँ पर शाओ को चिल्लाता है कि देखो तुमने ये सब क्या कर दी, क्या पिछले जन्म में मेरी तुम्हारी से कोई दुश्मनी थी जो तुम मुझसे अब बदला ले रही हो। तो कहती है कि मेरी उसमें क्या गलती थी और ऊपर से मैंने अपना बाल भी कट करी। और फिर ये सोचती है कि ये बंदा कितना बेकार है, आखिर इसके फैंस इसे इतना क्यों लाइक करते हैं। तो येन और गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे बारे में क्या बुराई कर रही हो, देखो तुम अभी यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना है। तो ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मुझे कौन सा तुम्हें देखने का शौक है, समझ लूंगी कि तुमसे मिलकर मेरा बैड लक हो गया, कि मेरी जॉब चली गई। फिर वो यहाँ से बाहर जा ही रही होती है कि तभी यहाँ पर येन का सेक्रेटरी आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा ही नाम मिस शाओ है। तो वो हाँ कहती है। फिर ये येन को बताने लगता है कि बॉस यही वो लड़की है जिसको आपकी ग्रैंडपा ने असिस्टेंट की जॉब देने के लिए बोला था। तो ये सुनकर येन और शाओ शॉक हो जाते हैं और फिर येन के ग्रैंडपा उसे कॉल पर कह देते हैं कि तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो, मैंने बोल दिया ना शाओ को तुम्हें असिस्टेंट की जॉब पर रखना ही है और तुम मना नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर ग्रैंडपा गुस्से में कॉल कट कर देते हैं और यहाँ पर शाओ भी सोचने लगती है कि यानी उस दिन मैंने जिस ग्रैंडपा की हेल्प की थी वो इसकी ग्रैंडपा है और उन्होंने ही मेरे लिए जॉब अरेंज की। फिर यानी से कहता है कि तुम अब से मेरी पर्सनल असिस्टेंट होंगी और तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा, खाने से लेकर कपड़े धोने तक, और तुम्हें महीने का 30,000 मिलेगा। तो बताओ तुम्हें ये जॉब करनी है या नहीं, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। शाओ तो 30,000 सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि वैसे तो ये बंदा बहुत ही गुस्से वाला है और बेकार है, लेकिन इतने पैसों के लिए तो मैं 1 साल तक इसकी ये सारी चीजें सह सकती हूँ। फिर मैं इन 1 साल में पैसे कमाकर अपने लिए घर ले लूंगी। फिर इसे कहती है कि अब तुम मेरे बॉस हो तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊँ। फिर शाओ यहाँ से जा रही होती है कि तभी इतने में उसके फोन का रिंगटोन बजने लगता है और येन सोचता है कि उसके फ्लैश मैरिज पार्टनर की भी रिंगटोन यही थी। तो वो उसे वापस बुलाता है और उसे रिंगटोन के बारे में पूछता है। तो बताती है कि ये रिंगटोन तो बहुत ही आम है और आजकल हर किसी के मोबाइल में। तो ये सोचता है कि मैं भी ना, आखिर मैंने कैसे सोच लिया कि यही वो लड़की है जिसके साथ मैंने मैरिज सर्टिफिकेट लिया, ये रिंगटोन का तो बस कोइंसिडेंस था। फिर शाओ यहाँ से बाहर चली जाती है और तभी सेक्रेटरी यहाँ पर शाओ से बात करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि बॉस वो लड़की जिससे आपने शादी करी हो वो मिल नहीं रही है। तो यही से चिल्लाने लगता है कि तुमसे इतना छोटा भी काम नहीं होता। शाओ बाहर से इन लोगों की बातें सुन लेती है और फिर वो सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या बॉस की शादी हो चुकी है। तो ये कहता है कि तुम स्लो बोलो, ये चीज बाहर फैलनी नहीं चाहिए, और वैसे भी बॉस ने फेक मैरिज करे हैं और वो जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। तो ये कहती है कि फिक्र मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और सीक्रेट रखूंगी। फिर शाओ सोच लगती है कि इस येन ने भी मेरी तरह फेक मैरिज किया हुआ है, कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस है। पर फिर सोचती है कि इसका भी मेरी तरह भी डिवोर्स होने वाला है, तो ये शक करने लगती है, लेकिन फिर अपने आप को समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बॉस तो इतना बड़ा फेमस स्टार है, तो आखिर ये मेरा वो हस्बैंड कैसे हो सकता है, ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि येन यहाँ सेट पर होता है और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है और शाओ उसे फ्रूट खिला रही होती है और सोचती है कि यही काम करके मुझे पैसे मिलने वाले, तो मुझे अच्छे से करना होगा। तभी यहाँ पर एक एक्ट्रेस जिसका नाम लिन है वो शाओ को ही देख रही होती है।
उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये वही लड़की है जो उस दिन मिस्टर येन के साथ लिफ्ट में थी और अब उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है और देखो उनके साथ कितना खुश है। तो लिन कहती है कि मैंने ऐसी लड़कियां बहुत देख चुकी हूँ जो रिच लोग देखते ही उन्हें सेड्यूस करने पहुंच जाती है। तो अब तुम्हारा काम है कि इसे यहाँ से निकालो, ये येन के पास नहीं रहनी चाहिए। फिर यहाँ पर येन और लिन की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और शूटिंग के बाद शाओ येन को पानी ला कर देती है और जैसे ही वो यहाँ से चला जाता है तो लिन यहाँ पर अपनी असिस्टेंट को इशारा करती है। फिर वो तुरंत ही डायरेक्टर को जाके बताने लगती है कि डायरेक्टर ये देखो, किसी ने अभी जो हमारा सीन शूट हुआ था वो लीक कर दिया है। तो डायरेक्टर चिल्लाने लगती है कि मूवी रिलीज होने से पहले आखिर ये सीन कौन लीक कर सकता है। तो लिन की असिस्टेंट शाओ के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि ये यहाँ पर न्यू है और जरूर इसी ने ही ये सीन लीक करी होगी, क्योंकि हम सभी तो पुराने हैं और हम में से कोई नहीं कर सकता है। पर इस नई असिस्टेंट पर तो बिलीव नहीं कर सकते ना। फिर डायरेक्टर यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और शाओ को यहाँ से निकालने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। तो शाओ कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर ये लोग बिलीव नहीं कर रहे होते। तभी इतने में यहाँ पर येन पहुंच जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी असिस्टेंट को हाथ लगाने की। तो ये लोग उसे बताते हैं कि उसने मूवी का सीन लीक करी है। तो शाओ येन से कहती है कि बॉस मुझ पर बिलीव करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। तो येन कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर वो इन लोगों से पूछता है कि अगर तुम लोग शाओ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो तो पहले एविडेंस दिखाओ, मैं ऐसे थोड़ी ना बिलीव करने वाला हूँ। फिर इन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं होता। तो ये कहता है कि देखा ना, कोई एविडेंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेरी असिस्टेंट के ऊपर इल्जाम लगाओगे। और वैसे भी ये सीन अभी किसी ने लीक किया है ना, तो हम सबका फोन चेक करते हैं, फिर पता लग ही जाएगा कि कौन है वो। तो यहाँ पर शाओ तुरंत ही अपना फोन दे देती है और कहती है कि आप लोग चेक कर सकते हैं, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करी। तभी लिन की असिस्टेंट जल्दी से जाकर अपने फोन में से चीजें डिलीट करने लग जाती है, पर येन उसे देख लेता है और फिर वो उसका फोन लेकर सभी को दिखा देता है कि असली लीक करने वाली तो वही है। फिर ये लिन की असिस्टेंट जल्दी से उसके पास जाती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। डायरेक्टर चिल्लाती है कि एविडेंस हमारे सामने है और तुम मना कैसे कर सकती हो। फिर लिन यहाँ पर इसे स्लैप लगाती है और चिल्लाती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा काम करोगी। और ये येन से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऐसा कर सकती है। तो येन कहता है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट है, इसलिए इसे तुम ही हैंडल करो। और फिर ये शाओ को लेकर यहाँ से बाहर चले जाता है और शाओ से रोकने लगती है कि बॉस थोड़ा धीरे चलो, मुझे भी आने दो। तभी इतने में वो पीछे मुड़ता है और ये उससे टकरा जाती है और फिर गिरने लगती है। तो येन उसे गिरने से बचाता है और फिर चिल्लाता है कि मेरे सामने तो तुम बहुत बोलती हो, लेकिन अभी सभी के सामने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा था? क्या तुम्हें अपने लिए लड़ना नहीं आता? ऐसे कैसे कोई भी तुम पे कुछ भी इल्जाम लगा रहा है और तुम सुन के ले रही थी? तो शाओ याद करने लगती है कि स्कूल टाइम में भी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया गया था और उसकी टीचर ने उसे बोली थी कि उसका डैड जुआ खेलता है, तो आखिर कोई उस पर कैसे बिलीव करेगा कि वो चोर नहीं है। तो सभी स्टूडेंट भी कहने लगते हैं कि हाँ टीचर, यही चोर है। आज जो इंसिडेंट हुआ है उसमें सारा शक मेरे ऊपर ही था, तो भी आखिर आपने मुझ पर कैसे बिलीव किया कि मैं सही होंगी और मैंने कुछ गलत नहीं करी? तो ये कहता है कि तुम इतनी स्टूपिड हो कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि तुम कोई गलत काम भी कर सकती हो। तो शाओ भी अपने आप को स्टूपिड सुनकर हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो काफी लेट हो रही है। फिर वो जल्दी जल्दी से तैयार होती है और अपनी फ्रेंड से बताती है कि आज मुझे डिवोर्स लेने के लिए जाना है और मैं काफ़ी लेट हो गई। फिर ये जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढती है और कंपनी पहुंचती है और कहती है कि बॉस, क्या मैं आज अपना काम कंप्लीट करने के बाद आफ्टरनून में 2 घंटे की छुट्टी ले सकती हूँ? तो ये पूछता है कि तुम्हें क्या काम है? तो ये बताती है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि मरने वाला है और मैं उसके मरने से पहले उससे मिलने जाना चाहती हूँ। और ये सोचती है कि वैसे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, एक्स हस्बैंड को मरे हुए लोग की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, तो यही सही है। येन मान जाता है कि तुम छुट्टी ले सकती हो क्योंकि वैसे भी मुझे भी कुछ काम है। तो शाओ बहुत ही खुश जाती है और येन को थैंक यू बोलकर फिर वो ऑफिस से निकलती है और फिर वो अपनी बाइक पे बैठकर यहाँ से निकल रही होती है। तभी हम देखते हैं लिन की असिस्टेंट को, जो कि बहुत ही गुस्सा होती है कि इसकी वजह से मेरी जॉब गई ना, तो अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और वो उसकी बाइक खराब कर देती है। फिर रास्ते में ब्रेक काम नहीं करते हैं तो शाओ स्कूटी संभाल नहीं पाती और वो नीचे गिर जाती है और उसे चोट वगैरह लग जाती है। दूसरी तरफ येन अपने सेक्रेटरी के साथ कोर्ट पहुंच जाता है और उसका सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस, आपकी वाइफ यहाँ पर पहुंची क्यों नहीं? फिर ये लोग ऐसे वेट करते रहते हैं और येन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहता है कि मुझे पता था कि आखिर ऐसे कैसे वो गोल्ड डिगर लड़की मुझसे इतनी आसानी से डिवोर्स ले लेगी, जबकि वो मेरा इतना फायदा उठा रही है। फिर ये बहुत ही गुस्से में बाहर निकल रहा होता है और उसे कॉल भी लगाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि शाओ यहाँ कोर्ट के बाहर पहुंच जाती है और वो उसका कॉल उठा के हेलो बोलने लगती है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं और ये सोचती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, बॉस भी आज ही के दिन डिवोर्स लेने के लिए आया है। फिर ये उसे पूछने लगती है कि बॉस, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये कहता है कि मैं कुछ काम के लिए आया था। शाओ कहती है कि बॉस, आखिर कोर्ट में क्या काम हो सकता है? तो ये कहता है कि बॉस मैं हूँ या फिर तुम हो, और तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अपने उस मरने वाले फ्रेंड से मिलने गई थी ना? तो ये कहती है कि बॉस, वो अभी मरा नहीं, इसलिए मैं आ गई। तो ये कहता है कि क्या? तो शाह कहती है कि बॉस कुछ भी नहीं, आप जाओ अपना काम करो। फिर येन इसकी चोट वगैरह देखकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूं? तो ये कहती है कि नहीं बॉस, मैं चली जाऊंगी। पर वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, तो येन उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और फिर उसके साथ यहीं पर ही बैठा होता है। तो कहती है कि बॉस, आप जा सकते हैं अपना काम करने के लिए।
तो ये कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे सर में चोट लगी है तो तुम्हारे साथ किसी को होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुम ऐसी स्टूपिड हो और स्टूपिड हो गई तो ये कहती है कि बॉस मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। ये कहता है कि चलो अब तुम रेस्ट करो और ज्यादा बातें मत करो। फिर शाओ यहाँ पर पानी लेने की कोशिश करती है तो उससे बैग गिर जाता है। तो यहाँ पर येन वापस आने लगता है उसका बैग उठाने के लिए, तो ये देखती है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट नीचे गिरा है। तो ये जल्दी से उसको पैर मारकर छुपाने की कोशिश करती है ताकि येन उसे देख ना ले। फिर ये उसका पर्स वगैरह उठाता है तो शाओ थैंक यू बोलती है। तो ये कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट है ना तो थोड़ा देर तो रेस्ट कर लो, और फिर ऐसा बोलकर वो बाहर आ जाता है और बहुत ही गुस्सा होता है कि आखिर वो गोल्ड डिगर लड़की डिवोर्स के लिए क्यों नहीं आई, मुझे ये जानना ही होगा। फिर ये उसे फिर से कॉल करता है तो शाओ कॉल उठाती है और बताती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाई। तो ये बिलीव नहीं करता है और कहता है कि क्या तुम्हारा हर दिन एक्सीडेंट होता रहता है। तो शाह कहती है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, आखिर मेरा हर दिन एक्सीडेंट क्यों होगा, और वैसे भी मैं कोर्ट पहुंच गई थी लेकिन तुम जल्दी जा चुके थे। तो ये कहता है कि तुम मुझे जल्दी जाना कह रही हो, मैं कितना देर तक वहां कोर्ट में तुम्हारा वेट करता रहा पर तुम आई ही नहीं, सच में तुम कितनी बड़ी झूठी लड़की हो। तो शाह से चिल्लाती है कि तुम ये मुझे क्या बोल रहे हो, तुम बहुत ही अनलकी मैन हो, देखना तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलने वाली है। तो येन कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और मैं तुम्हारा प्लान जानता हूँ, तुम जानबूझ के मुझसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हो इसलिए ये सब नाटक कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था तो तुम कॉन्ट्रैक्ट का रूल तोड़ नहीं सकती हो। फिर शौक गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तुमसे डिवोर्स लेना ही नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे मैन हो, और ऐसा बोलकर वो उसका कॉल कट कर देती है। तो यहाँ पर यन बहुत ही गुस्सा होता है कि आज तक किसी ने भी मेरा कॉल इस तरीके से कट नहीं किया, जिस दिन ये मुझे मिलेगी ना उस दिन मैं इसे सबक सिखाऊंगा। फिर ये वापस से यहाँ शाओ के वार्ड में आता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना गुस्सा हो। तो ये कहती है कि बॉस सच में इस दुनिया में लोग कितने डिफरेंट होते हैं, जैसे आप जैसा बंदा जो इतना रिच फेमस स्टार है और कितना अच्छे नेचर का है, और कुछ मैन होते हैं जो बहुत ही खराब होते हैं। तो यन अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है और कहता है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है। फिर शाओ यन से पूछ लेती है कि वैसे बॉस आप किससे गुस्से में कॉल पे बात कर रहे थे और उसे बहुत चिल्ला रहे थे। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, बस एक गोल्ड डिगर लड़की थी जिससे मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो शाओ सोचती है कि लगता है बॉस जिस गोल्ड डिगर लड़की की बात कर रहे वो उनकी वाइफ है, तो आप समझ आया कि वो उनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं। फिर ये कहती है कि बॉस आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपको ऐसे ही डांटना चाहिए। कहता है कि ठीक है चलो अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, तो वो उससे थैंक यू बोलती है। फिर शाओ की फ्रेंड यहाँ पर यन को देखने के बाद शाओ से कहने लगती है कि मिस्टर येन तो कितने ज्यादा हैंडसम है और अब वो तुम्हारे बॉस बन गए, तुम कितनी लकी हो, तो क्या तुम मुझे येन के साइन किए हुए फोटोज ला कर दे सकती हो। तो शाह कहती है कि ठीक है मैं बॉस से बात कर लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ जैसी कंपनी पहुंचती है तो लिन से चिल्लाकर पूछती है कि क्या ये जो न्यूज में येन के साथ लड़की है वो तुम हो। तो शाओ न्यूज में पढ़ती है कि एक्टर येन किसी लड़की को डेट कर रहे हैं। तो ये सोचती है कि यानी कोर्ट के बाहर से रिपोर्टर ने मेरी और बॉस की फोटोज ले लिए। फिर ये डर जाती है और लिन से पूछती है कि क्या हुआ, क्या आप तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ जो कि पैसों की इतनी लालची होती है कि रिच मैन देख ही नहीं कि उसके पीछे पड़ जाती है। तो शाओ तुम बताओ तुम यहाँ पर असिस्टेंट बनने आई हो या फिर रिच मैन ढूंढने के लिए। तो शाओ को गुस्सा आती है और वो इसे कहती है कि तुम सही कह रही हो, इस न्यूज़पेपर में जो लड़की है वो मैं ही हूँ। तो तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रही हो कि बॉस को तुम जैसी स्टार नहीं पसंद हो बल्कि मेरी जैसी असिस्टेंट पसंद है। तो लिनी से चिल्लाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि येन तुम्हें लाइक करेगा, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मुझ जैसी स्टार को लाइक कर सकता है और तुम मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। तो शाओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन क्यों करूंगी, और वैसे भी मैं येन को लाइक करती हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तभी येन यहीं पर आ रहा होता है और वो शाओ की बातें सुन लेता है। शाओ जैसे इसे देखती है तो पूछती है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं। तो ये कहता है कि मुझसे दूर रहो। फिर ये उसके पास जाने लगती है तो वो जल्दी से डर के भाग जाता है और ये सोचती है कि आखिर बॉस को क्या हो गया। फिर इसके बाद वो जैसे ही येन के ऑफिस में जाती है तो सेक्रेटरी उसे बताता है कि आवाज मत करो, बॉस सो रहे हैं। तो शाओ कहती है कि क्या बाद में तुम बॉस से साइन वाली फोटोज ले सकते हो, मुझे चाहिए। तो ये कहता है कि वो तो अभी रखी हुई है। फिर ये उसे फोटोज दे देता है और शाओ बहुत ही खुश जाती है कि अरे वाह मेरा काम हो गया, मैं अपनी फ्रेंड जी को ही दे दूंगी तो बहुत ही खुश होगी। तभी येन जाग जाता है और इसे ऐसे देखकर सोचता है कि ये तो मेरी फोटोज देखकर भी इतनी ज्यादा खुश हो रही है, लगता है ये मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करने लग गई है। फिर इसके बाद वो इंटरनेट पे सर्च करने लगता है कि आखिर किसी लड़की को पोलाइटली कैसे रिजेक्ट किया जाए। तो इसे इंटरनेट का सॉल्यूशन पसंद नहीं आता है और ये सोचता है कि ऐसा चीज़ें मैं बोलूँगा तो वो मुझे क्या समझेगी। फिर यहाँ पर इसका सेक्रेटरी आ जाता है तो येन उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं किसी लड़की को रिजेक्ट करने के लिए उसे क्या बोलूँ। तो ये कहता है कि बॉस आप तो इस चीज़ में माहिर है ना, अब तक आपने इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके। तो ये कहता है कि इस बार बात डिफरेंट है, मैं उस लड़की को रिजेक्ट भी करना चाहता हूँ लेकिन ये भी चाहता हूँ कि वो हट ना हो, तो मुझे कोई अच्छा तरीका चाहिए। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस आप उस लड़की से कह देना कि आपको लड़के पसंद है। तो ये सुनकर येन कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ गार्डन से गुजर रही होती है और तभी वो दो लड़कियों को न्यूज़पेपर देखते हुए येन की बुराई करते हुए सुनती है, जो कि कह रही होती है कि अब तक हम इसके फैन थे, लेकिन अब ये किसी लड़की को डेट कर रहा है तो हम इसके फैन नहीं बनेंगे अब, और ये बहुत ही ज्यादा खराब बंदा है, ऐसे उसकी बुराई कर रहे होते हैं। शाओ ये सुनकर उन लोग को मारने लगती है और कहती है कि तुम लोग इतने अच्छे इंसान की बुराई नहीं कर सकते हो, वो मेरे बहुत ही अच्छे बॉस है। तभी यहाँ पर येन आ जाता है और वो ये सब देख लेता है और फिर ये इसे अपने ऑफिस में ले जाकर उसे मेडिसिन लगाने लगता है और पूछता है कि आखिर कौन ऐसे फाइट करता है। तो ये कहती है कि बॉस मैं तो आपकी साइड ले रही थी और आखिर ऐसे कैसे मैं आपकी रेपुटेशन खराब होते हुए देख सकती थी। तो येन सोचता है कि ये सब मेरे इस हैंडसम फेस का कसूर है कि ये मुझे इतना लाइक करने लग गई है कि मेरे लिए मरने के लिए भी तैयार है। फिर तो मैं और देरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द इसे रिजेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद येन शाओ को एक कप के जरिए हिंट दे रहा होता है, जिसमें शाओ पढ़ती है कि उसमें लिखा है कि मुझसे प्यार मत करना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ये पढ़कर वो हंसने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है और ये सोचता है कि आखिर इस लड़की को कुछ समझा भी या नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर येन का असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है, जिसमें आज उसे अपनी शूटिंग के लिए भी जाना है और साथ ही इवनिंग में उसे एक बिजनेस पार्टनर ने डिनर पे इनवाइट करी है। तभी येन यहाँ पर शाओ को बातें सुनते हुए देख लेता है और फिर सेक्रेटरी से कहता है कि तुमने क्या मेरी मॉम से पूछा? तुम्हें पता है ना मैं अपनी मॉम के डिसीजन के बिना किसी के साथ भी ऐसे डिनर पे नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता है ना मैं अपना हर काम अपनी मॉम के डिसीजन के हिसाब से करता हूँ, तो अपनी मॉम से पूछे बिना मैं किसी लड़की से मिलने कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें याद है ना कि एक बार एक लड़की मेरे पीछे पड़ी थी और वो मुझे कितना लाइक करती थी, पर मेरी मॉम को वो बिल्कुल नहीं पसंद थी, तो उन्होंने कैसे उसे किडनैप करके अफ्रीका भेज दी थी। ऐसा बोलते हुए ये सारी चीजें शाओ को सुना रहा होता है और शाओ ये सारी चीजों पर बिलीव कर लेती है और सोचती है कि मुझे ये क्या पता लग रहा है कि बॉस तो मम्माज बॉय है, कहीं अगर बॉस ने देख लिए कि मैंने ये सब सुन ली हूँ तो वो मुझे चुप कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ से भाग लेती हूँ। फिर वो यहाँ से चली जाती है और इसे देखकर येन सोचता है कि वो ये सब सुनने के बाद चली गई है, इसका ये मतलब है कि अब उसने मुझ पे गिव अप कर दी होगी। फिर उसका सेक्रेटरी से होश में लाता है और पूछता है, तो येन कहता है कि उस मिस शू से कह दो कि मैं उसके साथ बिजनेस डिनर पर नहीं जाऊंगा। फिर इसके बाद येन शाओ पर चुपके से नजर रख रहा होता है और सोचता है कि आज इसने इतने देर तक मुझे कोई कांटेक्ट नहीं करी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरी बातों की वजह से बहुत ज्यादा शौक लग गया है। फिर ये अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि तुम जल्दी से कार ड्राइव करो। फिर यहाँ पर येन को फिर से शाओ के डैड का कॉल आ जाता है और वो उससे फिर से बीमारी के नाम पे 1 लाख मांग रहे होते हैं। तो येन कहता है कि आपका क्या है, फिर से पैसे मांग रहे हो? मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी बेटी से डिवोर्स लेने वाला हूँ, तो अब मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर यहाँ पर शाओ के डैड उस पर गुस्सा होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि येन अपनी कार से शाओ का पीछा कर रहा होता है। तभी सेक्रेटरी कहता है कि बॉस मेरी गलती थी कि मैंने आपके लिए एक गलत फ्लैश मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया, तो क्यों ना आप उससे पीछे छुड़ाने के लिए क्यों ना हम उस लड़की को धमकी दें कि आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तो फिर वो मान जाएगी आपसे डिवोर्स लेने के लिए। तो येन कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई गुंडा नजर आ रहा हूँ जो ये सब करूंगा? तो फिर सेक्रेटरी कहता है कि फिर आप उस लड़की से डिवोर्स की बात कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो डिवोर्स लेने के लिए मान ही नहीं रही है। येन कहता है कि अरे उसका डैड और वो दोनों ही पैसों के लालची हैं, तो हम रुकते हैं, देखना वो खुद ही मेरे पास आएंगे और तुम सामने देखकर कार चलाओ कि शाओ कहाँ जा रही है, वहीं पर चलना है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपनी बिल्डिंग के बाहर पहुंचती है और तभी यहाँ पर उसके डैड आकर उसे चिल्लाने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे सन इन लॉ को गुस्सा दिलाती हो, जो मैंने उसे कॉल किया था तो वो मुझसे इतना रूडली बात कर रहा था। तो शाओ पूछती है कि डैड आपके पास उसका नंबर कैसे आया और आपने उसे कॉल क्यों किया था? तो इसके डैड कहते हैं कि आखिर मैं उसे कॉल क्यों नहीं कर सकता, वो मेरा सन इन लॉ है, और तुम ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? तो ये कहती है कि डैड मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो इसके डैड चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम डिवोर्स नहीं ले सकती। शाओ कहती है कि डैड मेरे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इस फेक मैरिज का, तो डिवोर्स का टाइम हो गया है, तो डिवोर्स तो होके रहेगा। तो शाओ के डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये डिवोर्स नहीं ले सकती हो और तुम अब भी चल के उसे माफी मांगोगी। तो शाओ कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो इसके डैडी से स्लैप लगा देते हैं। तभी यहाँ पर येन आ जाता है और उनका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो शाओ के डैड चिल्लाते हैं कि ये मेरी बेटी है, मैं आखिर इसे मारूं तो तुम्हें क्या है? तो येन शॉक होता है कि शाओ इनकी बेटी है। फिर वो कहता है कि ये आपकी बेटी भी है तो क्या हुआ, आप किसी को ऐसे मार नहीं सकते, मैं आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। तो शाओ के डैड डर जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि कल मैं यहाँ पर फिर आऊंगा और तुम्हें कल देख लूंगा। फिर शाओ के डैड के यहाँ से जाने के बाद येन उसे पूछता है उसके डैड के बारे में। तो वो कहती है कि मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद मेरे डैड ऐसे ही हो गए और अभी उनके ऊपर बहुत सारे पैसों का कर्जा है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, आफ्टर ऑल वो मेरे डैड है। येन कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, अब तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुम्हारा यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, नहीं तो वो तुम्हें आके परेशान करेंगे। तो शाओ कहती है कि अब मुझे कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये कहता है कि शिफ्ट होना कोई इतना आसान थोड़ी ना है जो तुम अब भी हो सकती हो, चलो एक काम करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे रह लो। ऐसा बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। फिर शाओ पूछती है कि बॉस क्या मैं आपके घर में रहने आऊंगी तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी?
तो ये कहता है कि मैं अकेले घर में रहता हूँ और मेरे मॉम डैड साथ नहीं रहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सोचती है कि क्या बॉस और उनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया है। फिर ये पूछती है कि लेकिन अगर रिपोर्टर्स ने मुझे देख लिए तो क्या मैं अपना फेस कवर कर लूँ। तो ये कहता है कि तुम फेस छुपा लोगी तो भी वो लोग न्यूज़ तो बना ही लेंगे, तो इससे अच्छा है कि तुम्हें कुछ कवर होने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर इसके बाद शाओ यन के साथ उसके घर आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत सारे महंगे महंगे मेकअप देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये सारे तो कितने फेमस ब्रांड के हैं और बहुत ही महंगे हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आए हैं तो ये तुम रख लो, वैसे भी मुझे ब्रांड की तरफ से फ्री मिले थे तो मैं यूज भी नहीं करता हूँ, तो तुम ही रख लो। तो शाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि थैंक यू बॉस, आप सबसे अच्छे बॉस हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यन लिन और शाओ को एक बिजनेस डिनर के लिए लेकर गया होता है। तो यहाँ पर वॉशरूम में शाओ को देखकर लिन उसे कहती है कि आखिर यन ने इतने इंपॉर्टेंट डिनर के लिए तुम्हें क्यों लेकर आया। शाओ से कुछ जवाब नहीं देती है और अपना वॉशरूम चली जाती है। तो लिन इसे वॉशरूम से बाहर जाते वक्त बाहर से डोर लॉक करके चली जाती है। फिर यहाँ पर ये क्लाइंट काफी देर तक वेट करता रह जाता है और यन को चिल्लाता है कि आपकी असिस्टेंट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट लेकर नहीं आई। तो यन कहता है कि मिस्टर ली आप थोड़ा और वेट करो और फिर ये अपनी सेक्रेटरी को शाओ को कॉल करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ शाओ यहाँ डोर नॉक करे जा रही होती है कि कोई बाहर से दरवाजा खोल दे, पर फिर यहाँ पर क्लाइंट बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिंसियर हैं, तो मुझे अब आप लोग के साथ कोई बिजनेस नहीं करना है। ऐसा बोलकर क्लाइंट यहाँ से गुस्से में जाने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर शाओ पहुंच जाती है और इसे देखकर लिन चिल्लाने लगती है कि तुम इतने देर बाद आई हो, इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट यहाँ पर आए हुए थे और तुमने इन्हें गुस्सा दिला दी। शाह क्लाइंट से कहती है कि आप प्लीज यहाँ से जाओ मत, मेरा लेट होने का कुछ रीजन था। और फिर वो यहाँ पर बहुत सारी डिशेस मंगवाती है और क्लाइंट से बताती है कि ये सारी डिशेस मैंने आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर करी हूँ, क्योंकि मुझे पता चला था कि आपको हमारे कंट्री के फूड पसंद नहीं आ रहे, तो मैंने ऐसे फूड प्रिपेयर करी हूँ जो आपके टेस्ट के हिसाब से होंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर क्लाइंट जब शाओ के बने हुए खाने को टेस्ट करता है तो वो उसकी तारीफ करता है और यन से कहता है कि आपकी असिस्टेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा स्किल वाली है। फिर तो मुझे दिख गया कि आप लोग मेरे साथ बिजनेस करने के लिए सिंसियर हैं, तो मैं आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। फिर यन तो यहाँ पर शाओ से और भी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर उसे ब्रांड के और भी सारे कॉस्मेटिक्स दे देता है, तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसे हक कर लेती है और उसकी तारीफ करती है कि बॉस आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही शाय होने लगते हैं और इतने में यहाँ पर यन का फ्रेंड आकर इन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो यन से शाओ के बारे में पूछने लगता है कि लड़की कौन है। तो यन नहीं बताता और कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। तो हान कहता है कि अच्छा लड़की मिल गई है तो तू अपने भाई को भूल गया। फिर शाओ यहाँ पर हान की आवाज सुनकर कहती है कि क्या तुम वही फेमस ली हान हो। तो हान कहता है कि क्या तुमने मेरा गाना सुनी हो। तो ये कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं कॉलेज टाइम से तुम्हारे गाने सुनते आई हूँ और तुम्हारे सारे गाने मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम तो रियल में और भी ज्यादा हैंडसम दिखते हो। तो हान कहता है कि क्या सच में। तो शाओ बताती है कि हाँ तुम तो सारे फेमस एक्टर से भी ज्यादा हैंडसम हो। फिर यन यहाँ पर अपने फ्रेंड की इतनी तारीफें सुनकर जेलस होने लगता है और हान शाओ से पूछता है कि अब तुम मेरी इतनी बड़ी फैन हो तो क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। तो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल चाहिए। शाओ सोचती है कि मैं ऑटोग्राफ किस पे लूँ, तो वो जल्दी से वो पर्स निकालती है जो कि अभी यन ने उसे गिफ्ट किया था और वो कहती है कि आप इस पे साइन कर दो। तो हान यहाँ पर यन से पूछता है कि क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो, मुझे साइन करनी है। तो यन जल्दी से अपने फ्रेंड से पर्स ले लेता है और शाओ से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे जैसे फेमस स्टार की असिस्टेंट हो, तो क्या तुम मेरे सामने ऐसे छोटे मोटे बंदों का ऑटोग्राफ लोगी। तो हान को यहाँ बड़ा शौक लग रहा होता है। फिर यन शाओ से कहता है कि अब तुम यहाँ से बाहर जाओ, तो वो नहीं जाना चाह रही होती हान को छोड़कर। तो यन कहता है कि जाओ जल्दी से। फिर शाओ बाहर जाते हुए सोचती है कि बॉस कितने ज़्यादा डोमिनेटिंग है जो मेरे आइडल का ऑटोग्राफ भी नहीं लेने दी। तभी यहाँ पर लिन इसके हाथ में पर्स देकर पूछती है कि क्या यन ने तुम्हें ये दिया है। तो शाओ बताती है कि हाँ यन ने दिया है। तो क्या तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तो लिन कहती है कि मैं क्यों जेलस होंगी, मेरे पास तो ऐसे कई सारे पर्स हैं। शाओ कहती है कि देखो अगर तुम यन को लाइक करती हो ना तो जाओ उसे चेस करो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। और हाँ लास्ट टाइम तुमने मुझे वॉशरूम में बंद करी थी ना, मैंने तो तुमसे उसका बदला भी नहीं ली, लेकिन अगर तुम मुझे दोबारा परेशान करोगी ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे फेस पे स्क्रैच मार दूंगी, फिर देखती हूँ तुम कैसे फेमस स्टार बनोगी। ऐसा बोलकर शाओ यहाँ से जाने लगती है। तो लिन सोचती है कि मैं इसे सबक सिखाऊंगी। फिर इसके बाद यन का सेक्रेटरी यहाँ पर शाओ को एक बैग ला कर देता है और कहता है कि ये बॉस की तरफ से उनकी मॉम के लिए गिफ्ट है, तो तुम जाकर उनकी मॉम को ये देकर आओ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन चुपके से आकर इस बैग में से पेंटिंग निकाल कर उसे कट कर देती है और सोचती है कि अब जब ये शाओ यन की मॉम को ये देगी तो वो इसे बहुत चिल्लाएंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ इस बैग को लेकर यन की मॉम के घर पहुंच जाती है और उन्हें देखकर याद करने लगती है कि यन अपने सेक्रेटरी को बता रहा था कि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली है। फिर यहाँ पर वो उनको बताती है कि ये बॉस की तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। तो यन की मॉम पूछती है कि क्या तुम यन की न्यू असिस्टेंट हो।
तो शाओ कहती है कि हाँ मैडम, और वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम शाओ है। ये सुनकर येन की मॉम सोचती है कि ये नाम मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर वो जल्दी से जाकर येन का मैरिज सर्टिफिकेट चेक करती है और फिर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो मेरी डॉटर इन लॉ है। फिर इसके बाद येन की मोम तो शाओ से बहुत ही अच्छे से बात करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं कब से तुमसे मिलना चाहती थी और मैंने येन को भी बोली थी कि तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, पर वो मान ही नहीं रहा था। शाओ सोचती है कि आखिर मैडम मेरी जैसी नॉर्मल असिस्टेंट को इतना भाव क्यों दे रही है। येन की मोम शाओ से बहुत सारी बातें कर रही होती है। पहले उसे चाय देती है और फिर उसे बहुत सारी चॉकलेट पकड़ाने लगती है और फिर उसकी पढ़ाई के बारे में और उसके मॉम डैड के बारे में पूछने लगती है। तो शाओ कहती है कि आंटी सब कुछ ठीक है, क्यों ना आप पहले गिफ्ट चेक कर लो, नहीं तो फिर काम हो गया हो तो मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे और भी काम है। तो येन की मॉम इसे रोकने लगती है और कहती है कि नहीं तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकती, तुम लंच करके ही जाओगी। तो शाओ कहती है कि नहीं नहीं मैडम मुझे जाना होगा। तो येन की मॉम कहती है कि तुम मुझे मैडम क्यों कह रही हो, तुम मुझे मॉम कहो। ये सुनकर शाओ शॉक हो जाती है। फिर येन की मॉम कहती है कि रुको मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ और फिर वो जल्दी से उसके अकाउंट में 10 मिलियन दे देती है। तो शाओ इतने ज्यादा पैसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि 10 मिलियन। येन की मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें ये कम लग रहा है, रुको। और फिर वो जल्दी से उसे 30 मिलियन और ट्रांसफर करके दे देती है। तो शाओ खुश हो जाती है और कहती है कि मैडम क्या मैं आपको मॉम बोलूंगी तो ये पैसे मेरे होंगे। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स ये पैसे तुम्हारे हैं अब। तो शाओ तो खुशी के मारे फिर उन्हें मॉम कहने लग जाती है और फिर उसके बाद वो येन की मॉम के साथ लंच भी करने बैठती है। और येन की मॉम पूछती है कि येन तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है या नहीं। तो शाओ कहती है कि बॉस तो मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये सुनकर येन की मॉम सोचती है कि लगता है ये दोनों खेल खेल रहे हैं और कपल बनने के बाद बॉस और असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। फिर ये शाओ से कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम दोनों का। शाओ सोचती है कि बॉस की मॉम कितनी ज्यादा अजीब है जो दूसरों को पैसे देकर उन्हें मॉम बुलाना पसंद करती है। तभी यहाँ पर लेना चाहती है और येन की मॉम से कहने लगती है कि आंटी मैं वो बर्थडे गिफ्ट देखने आई थी जो येन ने आपको दिया है, मैंने सुनी हो कि वो 80 मिलियन की पेंटिंग है तो मुझे भी देखना था। तो येन की मॉम जल्दी से पेंटिंग निकाल कर दिखाने लगती है जो कि टूटी हुई होती है। तो लिन कहती है कि इतनी महंगी पेंटिंग कैसे टूट सकती है, जरूर इस शाओ ने तोड़ी होगी। शाओ कहती है कि मैंने ये नहीं करी हो। तो लिन कहती है कि नहीं तुम ही नहीं करी हो और वो उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तो यहाँ पर येन की मॉम लिन को चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर शाओ की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती हो, अगर उसने ये पेंटिंग तोड़ी भी होगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तुम दोबारा मेरे सामने शाओ के बारे में कुछ बोलना मत। फिर लिन यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और सोचती है कि आखिर इस शाओ ने येन की मॉम को भी कैसे खुश कर ली, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि येन शावर लेकर बाहर निकलता है, तभी शाओ घर आती है और उसे बताने लगती है कि बॉस मैं घर आ गई और उसे टॉवेल में देखकर फिर ये चिल्लाने लग जाती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है कि बॉस आखिर आपने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो ये कहता है कि ये मेरा घर है और वैसे भी मैंने टॉवेल पहना है। फिर इसके बाद शाओ येन को इस बारे में बताने लगती है कि बॉस आपको पता है आज मैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिली जिसको मैंने मॉम बोली तो उन्होंने मुझे 30 मिलियन दे दी। तो येन पूछता है कि आखिर ये फूल कौन है। तो ये बताती है कि बॉस वो आपकी मॉम है। तो येन शॉक होकर पूछता है कि क्या मेरी मॉम ने तुम्हें 30 मिलियन दे दी, फिर तो मैं भी इसमें आधा लूंगा। तो शाओ कहती है कि मैं नहीं दूंगी, ये आपकी मॉम ने मुझे दी है। तो ये कहता है कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। फिर दोनों खींचने लग जाते हैं और तभी शाओ यहाँ पर खींचमतानी में येन के ऊपर ही गिर जाती है, पर वो जल्दी से अपना हाथ बीच में कर लेता है तो इन लोगों की किस होने से बच जाती है। फिर ये कहता है कि ठीक है तुम ये पैसे रख लो। तो ये खुश होकर कहती है कि थैंक यू बॉस। फिर यहाँ से येन जाते हुए सोचता है ये अच्छा हुआ मैंने हाथ बीच में ले आया, नहीं तो ये मुझसे मेरी सेकंड किस भी ले लेती। फिर इसके बाद शाओ येन से इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसके लिए बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी करती है। और फिर यहाँ पर येन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो बताता है कि बॉस आपके फादर इन लॉ ने कॉल किया था और उन्होंने कहा है कि वो आपकी वाइफ को आपसे मिलवाना चाहते हैं ताकि आपसे डिवोर्स की बात कर सके। तो येन कहता है कि ठीक है फिर उसे कह दो कि मैं उससे बाद में मिलूंगा, मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करना चाहता है। फिर शाओ कहती है कि बॉस चलो मैं आपको बाहर घुमाने लेके चलती हूँ और हम दोनों एंजॉय करेंगे। फिर वो इसे लेकर अम्यूजमेंट पार्क आ जाती है। ये पूछता है कि तुम जानती हो ना मैं एक फेमस स्टार हूँ, यहाँ पर तुमने मुझे क्यों लेकर आई हो, तुम क्या चाहती हो कि कल की हेडलाइंस में ये लिखा जाए कि फैंस ने मुझे अम्यूजमेंट पार्क में घेर लिया। तो शाओ कहती है कि बॉस डरो मत, आपको कोई नहीं पहचानने वाला। फिर वो उसको अलग अलग राइड पे एंजॉय करवाती है, पर तभी यहाँ पर येन को कुछ फैंस देखकर पहचान जाती है और ये लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी जल्दी से शाओ येन को पकड़ के उसे साइड में ले जाके छुपा लेती है और फिर उसके बाद शाओ येन से कहती है कि बॉस अगर आपको और घूमना है तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। फिर वो इसे एक स्टोर ले जाकर इसे लड़की वाले कॉस्ट्यूम पहना देती है, कहती है कि बॉस आप बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो, तो चलो अब आपको कोई नहीं पहचान सकता। फिर दोनों फेरिस व्हील में जाते हैं और यहाँ पर शाओ उसके लिए विश करती है
कि गॉड आप मेरे बॉस को इतनी आज़ादी दे दो कि वो बिना कुछ सोचे कहीं पे भी घूमने जा सके। और यैन इसे ऐसे करते हुए देखते रह जाता है। फिर इसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो शाओ को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट वार्ड में ही भूल गई है। तो शाओ यन से कह रही है कि बॉस मुझे कुछ काम है तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। फिर यहाँ पर यन से मिलने के लिए लीन आई होती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ये स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करना है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग को कल शूटिंग में आसानी हो। यन इसे अपने घर में ले लेता है और फिर वो उसे पानी लाने के बहाने भेजती है और फिर यहाँ उसके कप में ड्रग मिलाने लग जाती है। इतने में शाओ यहाँ घर आकर इसे ऐसे करते हुए देख लेती है। फिर यन जब ये कॉफ़ी पीने जा रहा होता है तो जल्दी से शाओ आकर ये ले लेती है और उसे पीने के बाद बोलती है कि बॉस मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैंने पी ली। और फिर शाओ सोच लगती है कि आखिर ये मैंने क्या की, मैंने ड्रग खुद ही पी ली। फिर वो जाने लगती है तो लिनी से चिल्लाकर पूछती है कि तुम यहाँ पर यन के घर पे क्या कर रही हो। तो यन यहाँ पर लिन को चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो शाओ से इस तरीके से बात करने वाली, और वो इसे घर से बाहर निकाल देता है। और फिर वो शाओ के पास आकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तो वो बताती है कि वो तुम्हें ड्रग देना चाहती थी। तो ये कहता है कि तो इसलिए तुमने उसे पी ली। शाओ कहती है कि बॉस आप मुझसे दूर रहो, नहीं तो मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। पर शाओ की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है तो वो जल्दी से उसे बाथरूम में लेकर आता है और भिगाने लगता है, पर तभी शाओ उसे किस करने लग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शाओ की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि मेरी गर्दन इतनी दर्द क्यों दे रही है। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात जब ये दोनों बाथरूम में किस कर रहे थे तो यन ने शाओ को रोकने के लिए उसकी गर्दन पे मार के उसे बेहोश कर दिया था। अब यहाँ पर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे देता है और उसे बताता ही नहीं कि कल रात क्या हुआ था। पर फिर जब शाओ को याद आता है तो वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करती है कि आखिर मैं बॉस को किस कैसे कर सकती हूँ। फिर इसके बाद शाओ को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि ठीक है मैं रेडी हूँ कि तुम मेरे सन इन लॉ को डिवोर्स दे दो, लेकिन डिवोर्स की बातें तुम मेरे सामने ही करोगी और मैं तुम दोनों को मिलने के लिए बुला रहा हूँ। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर यन से पूछती है कि क्या कल रात शाओ और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ। तो यन कहता है कि ये तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। वो कहता है कि तुम मेरी सिस्टर की तरह हो, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, इसलिए अगली बार ऐसी हरकत मत करना। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है तो लिनी से गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना हार्टलेस क्यों, क्या तुम सच में उस शाओ को लाइक करते हो। फिर यन इस बारे में सोचने लगता है कि क्या मैं सच में शाओ को लाइक करता हूँ। फिर ये अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर किसी लड़की को लाइक करना कैसा होता है। तो सेक्रेटरी से बताने लगता है कि बॉस आप पूरे 24 घंटे उस लड़की के बारे में सोचते रहेंगे और आपको बस उस लड़की की फिक्र होगी और आप उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। फिर ये जो जो चीजें बताता है यन सोचता है कि वो सारी चीजें वो शाओ के लिए फील करता है। सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस आप किस लड़की को लाइक करते हैं। तो ये नहीं बताता और कहता है कि तुम ड्राइव करो। यह सोच लगता है कि यानी मैं सच में शाओ को लाइक करने लग गया हूँ, फिर तो मुझे जल्द से जल्द डिवोर्स ले लेना चाहिए और शाओ को पब्लिकली प्रपोज करना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में होती है और इसके डैड कहते हैं जब तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर आएगा तो हम उससे डिवोर्स की बात करेंगे और हम उससे 1 बिलियन से कम नहीं लेंगे। तो ये कहती है कि डैड ये गलत होगा, हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो इसके डैडी से चिल्लाते हैं कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, डिवोर्स लेते हैं तो पैसा भी लेना पड़ता है। शाओ कहती है कि डैड आपको जो करना है करो, मैं तो बाहर जा रही हूँ उसका वेट करने। तभी हम देखते हैं कि यन दूसरे दरवाजे से रेस्टोरेंट के अंदर गया होता है। इतने में उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आप फिर से हॉट सर्च पर आ गए। फिर यहाँ पर यन तुरंत ही कंपनी जाने के लिए निकल जाता है और शाओ को भी कंपनी से कॉल आती है कि उसकी और बॉस की फिर से फोटो लीक हुई है और रूमर फैल गई है कि वो बॉस की गर्लफ्रेंड है। तो ये सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये कंपनी पहुंचकर पूछ लगती है कि बॉस कहाँ पर है। तो लिन इसे स्लैप मार के चिल्लाने लगती है और उसकी बेइज्जती करती है कि उसने यन का नाम खराब कर दी, अब उसके बारे में कितने रूमर्स फैल गए। तभी यहाँ पर यन आकर लिन को चिल्लाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मैटर में बोलने वाली। तो लिन कहती है कि लेकिन अगर तुम शाओ और अपने रिलेशनशिप को फैंस के सामने क्लियर नहीं करोगे तो फैंस तुमसे गुस्सा हो जाएंगे। यन कहता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी शाओ में कोई कमी नहीं है, कोई भी उसे लाइक कर सकता है। तो लिन पूछती है कि क्या तुम सच में इसे लाइक करने लगे हो। फिर यहाँ पर यन को जवाब देने जा ही रहा होता है कि तभी शाओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहने लगती है कि बॉस मुझे लाइक कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ। फिर इसके बाद यन अपने ऑफिस में बैठकर इसी बारे में सोचकर परेशान होता है और फिर वो तुरंत ही शाओ से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो ये कहती है कि बॉस वो तो मेरे रेज्यूमे में लिखा था, क्या आपने देखा नहीं। तो यन पूछता है कि तुम तो मुझे लाइक करती हो ना। तो ये कहती है कि आखिर मैं आपको कब से लाइक करती हूँ। तो ये कहता है कि तुम ही तो लिन को कह रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो और तुम मेरे लिए लोगों से फाइट कर रही थी और मेरे फोटोज को लेकर इतना खुश हो रही थी। तो ये कहती है कि आप मेरे बॉस हो इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रही थी, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ तो मैं अपने बॉस को खुश नहीं रखूंगी तो फिर आखिर मुझे पैसे कौन देगा। तो ये कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, ऐसा बोलकर भाग जाता है और फिर उसके बाद वो बार में आके ड्रिंक कर रहा होता है। तो इसका फ्रेंड इसे अपसेट देखकर शाओ को कॉल करके उसे यन को पिक करने के लिए बुलाता है। यन इतना ड्रंक हो चुका होता है और शाओ उसे लेकर कार में बैठाती है
और ठीक से उठा भी नहीं पाती है और बेचारे का सर लड़ा देती है। तो वो कहता है कि रुको, अब मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। तो ये कहती है कि बॉस फिक्र मत करो, कल आप सब भूल जाओगे। फिर ये उसकी कार ड्राइव करके उसे लेके जा रही होती है। तो ये से बताता है कि तुम कितना स्लो चला रही हो कि एक वॉकिंग करता हुआ बंदा अभी हमसे तेज चल रहा है। तो शाओ कहती है कि ठीक है फिर, अब आप डरना मत। फिर वो बहुत ही तेजी में कार चलाती है कि यहाँ पर यैन को चक्कर आ जाते हैं और उसे उल्टी होने लगती है। तो ये कहती है कि रुको बॉस, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी रास्ते में यहाँ पर कुछ गुंडे शाओ को परेशान करने लग जाते हैं और यहाँ पर यैन आकर उसे बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट करता है और फिर शाओ इसे घर लाकर इसकी सारी चोट पर मेडिसिन लगा रही होती है। और फिर यैन यहाँ पर शाओ से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगता है। तो वो बताती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है पर हम रोज ही फोन पर बात करते हैं। ये सुनकर यैन जेलस होकर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग सेट पर गए होते हैं और यहाँ पर शाओ येन के ग्रैंडपा से कॉल पर बात कर रही होती है और उन्हें येन के बारे में कंप्लेन कर रही होती है क्योंकि वो उसे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हें बुली करता है। तो वो सब बता देती है कि वो उस पर कितना गुस्सा वगैरह करता है। येन उसे कॉल पे लगे हुए देखकर सोचता है कि लगता है ये अपने हस्बैंड से बात कर रही होगी और वो बहुत ही जेलस होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा शाओ के साथ बाहर डिनर पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं येन को बहुत डांटूंगा और तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर स्टिक लेकर येन का घर पे वेट करते हैं और फिर उसे सबक सिखाते हैं। तो वो नेक्स्ट डे यहाँ पर शाओ के ऊपर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को मेरे बारे में कंप्लेन करी। तो फिर वो उसे मनाने लग जाती है कि बॉस गुस्सा छोड़ दो। तो वो उसे कहता है कि ठीक है फिर तुम मेरी शोल्डर मसाज करो। फिर वो इसे इतना देर तक मसाज करवाता है और शाओ थक जाती है। फिर शूटिंग टाइम में यन जब लिन के साथ एक्टिंग कर रहा होता है तभी वो गलती से नदी में गिर जाता है और उसे पानी में गिरता हुआ देखकर शाओ भी उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है। पर शाओ को तो बिल्कुल स्विमिंग नहीं आ रही होती है और वो पानी में डूबने लगती है। तभी यन जल्दी से उसे बचाने जाता है और फिर वो उसे पानी से बाहर निकालने के बाद चिल्लाता है कि जब तुम्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो तुम पानी में क्यों कूदी मुझे बचाने के लिए। ये कहती है कि बॉस, मैं आखिर आपको डूबता हुआ कैसे देख सकती थी। फिर इसके बाद केस के बारे में सोचकर शाओ बार बार यन को देखी जा रही होती है और फिर वो अपनी फ्रेंड को बता देती है कि शायद वो येन को लाइक करने लग गई है। फिर नेक्स्ट डे वो जब कंपनी आती है तो सोचती है कि आज मैं बॉस को कैसे फेस करूंगी। तभी इतने में यहाँ पर उसके डैड उसे मिलने आए होते हैं और कहते हैं कि तुम उस अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स लेना चाहती थी ना, तो चलो और उससे पैसे लो। फिर शाओ अपने डैड की ऐसी बातें सुनकर समझ जाती है कि आखिर उसका हस्बैंड उसे गोल्ड डिगर क्यों बोलता है। फिर ये अपने डैड से पूछती है और उसे पता लग जाता है कि इसके डैड पहले भी उससे और पैसे ले चुके हैं। फिर ये अपने डैड से कह देती है कि डैड, आपको उसके लिए हुए सारे पैसे वापस कर देने चाहिए। तो इसके डैड चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं कोई पैसे वापस नहीं करूंगा। तो शाओ यहाँ से चली जाती है। तभी लिन इन दोनों की सारी बातें सुन चुकी होती है और वो शाओ के डैड से आकर पूछती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया है, आप शाओ को ड्रग देकर शाओ और उसके हस्बैंड को होटल रूम में भेज दो। फिर शाओ प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसका डिवोर्स हो ही नहीं पाएगा और आप उसके हस्बैंड से और पैसे ले सकते हैं। फिर शाओ के डैड को ये आइडिया पसंद आता है और वो शाओ को ड्रग दे देते हैं और वो प्लान के हिसाब से दोनों को ही एक होटल रूम में भेज देते हैं। शाओ तो इतनी ज़्यादा नशे में होती है कि वो येन को किस करने लग जाती है। तभी वो इससे पूछता है कि क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तो शाओ उसका नाम लेती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और येन सोचता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ की नींद खुलती है तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कल रात के बारे में याद करके वो सोचती है कि आखिर मैं बॉस के साथ नाइट स्पेंड कैसे कर सकती हूँ। फिर वो अपने डैड को कॉल करके चिल्लाती है कि आखिर ऐसे कैसे वो अपनी बेटी को ड्रग दे सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि अब तुम और मेरा सन इन लॉ तो साथ हो चुके होंगे तो अब तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हो सकता है। शाओ सोचती है कि ये थोड़ी ना मेरा हस्बैंड है, ये तो मेरा बॉस है। फिर वो कहती है कि डैड, चाहे जो हो जाए हम दोनों का डिवोर्स होके रहेगा क्योंकि हम दोनों की वैसे भी फेक मैरिज हुई थी। तभी यानी इसकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि यानी इसकी भी फेक मैरिज हुई है और ये भी डिवोर्स लेने वाली है। फिर तो गॉड ने यहाँ पर हम दोनों को अरेंज किया है। फिर शाओ जब यान के पास आती है तो उससे कहती है कि बॉस, जो भी हुआ है हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो शाओ कहने लगती है कि बॉस, मैं मैरिड हूँ और आप भी। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ कि तुम्हारी भी फेक मैरिज हुई है, तो हम दोनों ही अपने पार्टनर से डिवोर्स लेने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेंगे और फिर साथ हो जाएंगे। तो ये कहती है कि बॉस, मुझे टाइम चाहिए, मैं इस बारे में सोच कर बताती हूँ। फिर लिन इन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही जेलस होती है कि आखिर ये दोनों अभी भी अलग क्यों नहीं हुए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि येन अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि आप मेरा मैरिज सर्टिफिकेट दे दो, मुझे उस लड़की से डिवोर्स लेना है क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और मैं अब किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। पर इसके लिए उसकी मॉम रेडी नहीं होती और उसे कह देती है कि वो डिवोर्स नहीं ले सकता। और फिर येन की मॉम उसकी कंपनी जाकर सोचती है कि मैं उस मिस्ट्रेस को सबक सिखाऊंगी और यहाँ पर वो लिन को मिस्ट्रेस समझकर उसकी खूब धुलाई कर देती है। फिर जब येन यहाँ ऑफिस में आता है तो उसकी मॉम सब बताती है कि तुमने यहाँ पर मिस्ट्रेस को ढूंढ के रखे हो ना, लेकिन तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकते, चाहे जो हो जाए मैं उस मिस्ट्रेस को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी शाओ ये सुन लेती है और सोचती है कि आखिर वो ऐसे कैसे थर्ड पार्टी बनकर किसी की मैरिज खराब करेगी। फिर वो येन से मिलती है और उसे साफ मना कर देती है कि बॉस, हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते और मैं आपकी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ।
ये इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि तुमने मेरी मॉम की बात सुनी हो ना, वो सब सच नहीं है और मॉम को गलतफहमी हुई है। पर शाओ कोई भी बात नहीं मानती। फिर यैन शाओ को मनाने के लिए कितनी कोशिश करता है पर वो नहीं मान रही होती है। फिर यैन यहाँ पर अपने फ्रेंड के जरिए शाओ को टेनिस खेलने के बहाने बुलाता है और उससे सारी चीजें क्लियर करने लगता है और कसम खा के बता रहा होता है कि वो तो अपनी वाइफ से कभी मिला भी नहीं है और वो सच में सिर्फ उसी से प्यार करता है। तभी लिन यहाँ पर शाओ से बदला लेने के लिए उसे कार से हिट करने जा रही होती है तो यैन यहाँ पर शाओ को पुश कर देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शाओ को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो उसकी फ्रेंड जी उसे बताती है कि यैन को भी चोट आई थी और वो नेक्स्ट रूम में है। फिर शाओ यैन को देखने के लिए जाती है और ये समझती है कि वो मर गया है। फिर ये बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और उससे अपनी फीलिंग कन्फेस करती है कि वो भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। तभी यैन को तो कुछ हुआ ही नहीं होता है और वो यहाँ पर आकर शाओ की सारी बातें सुनकर खुश हो जाता है और फिर शाओ और यैन किस करते हैं और इन दोनों के फ्रेंड्स इन दोनों को साथ देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। फिर गार्ड यहाँ पर लिन को पकड़ के लाता है और सेक्रेटरी बताता है कि बॉस इसी ने ही आप लोग का एक्सीडेंट करी थी। फिर यैन उसे ऑर्डर देता है कि इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। फिर इसके बाद यैन और शाओ एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए एक दूसरे को कॉल करते हैं और फिर कोर्ट में मिलने पहुंचते हैं और जब एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। और फिर अब जाके इन लोग को पता लगता है कि शाओ का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि यैन है और यैन की वाइफ कोई और नहीं बल्कि शाओ है। फिर वो लोग स्टाफ से कह देते हैं कि यहाँ पर वो लोग कोई डिवोर्स नहीं लेंगे अब और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।